सर 40 नंबर के नए क्वेश्चंस आए हैं एमटीपी 2 फॉर सितंबर 25 में। सर एक बार समझ लेंगे फटाफट से। तो क्या हाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड नहीं सर सुपर सॉलिड चल रही होगी। एग्जाम को टाइम भी कितना बचा है, 20 दिन लगभग बचे हैं। एमटीपी 2 भी आ गया, बस एडमिट कार्ड आने की देरी है और उसके बाद तो सर एग्जाम हॉल सामने दिखने लगेगा। सर आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही है ना? कुछ हेल्प लगे तो मैसेज कर देना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हमेशा अवेलेबल रहूंगा, रिप्लाई लेट जरूर आ सकता है बट आएगा जरूर, डू नॉट वरी। वैसे मैं जूम सेशंस लेता रहता हूं तो कनेक्टेड रहना, तुम्हारे डाउट्स वहां पे मैं सॉल्व कर दूंगा। खैर सर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। बट सर एक बात और बताऊं क्या, ये एमटीपी 2 का जो पूरा सवाल है ना वो इतना डुएबल है कि आसानी से 70 के आसपास लाया जा सकता था। इवन इफ 40 मार्क्स के क्वेश्चंस नए हैं जो क्वेश्चन बैंक में आज तक आए ही नहीं, बट स्टिल यहाँ पे सवाल ऐसे थे जो बनाए जा सकते थे, डुएबल था। 70 मार्क्स लाना हर किसी के लिए मुमकिन है सर, यहाँ गलती किसी से नहीं होगी और 70 भी आराम से आ जाएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन में तो हर कोई बच्चा फंसता ही है। तो स्क्रीन की तरफ हम आ चुके हैं सर, देखो मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है ना, ये भैया हमारे क्वेश्चन बैंक में नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है समझना बात को, देखो मैं तुमको क्वेश्चन भी फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम ध्यान से सुनना, तुम्हारा जल्दी जल्दी मैं करवा दूंगा। देखो तनिषा ने 2 फ्लैट परचेज किया, एक ब्लॉक ए ब्लॉक बी परचेज किया। उसने साक्षी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लिया कि भैया ब्लॉक डी में तेरे को लेट आउट कर रहा हूं, मतलब तेरे को रेंट में दे रहा हूं, लेट आउट कर रहा हूं। तो भैया एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी अनअवेयर थे। कि क्या अनअवेयर थे? कि भैया ये ब्लॉक डी तो पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है अर्थक्वेक के कारण। ना यहाँ पे तनिषा को पता था, ना यहाँ पे साक्षी को पता था। तो भैया यहाँ पे ये माना जाएगा कि दोनों पार्टी, भैया बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहा है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दोनों पार्टी सब्जेक्ट मैटर में मिस्टेक कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सर वॉइड हो जाएगा। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भैया फिर कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। सर यहाँ इनिशियल इंपॉसिबिलिटी भी तो लिख सकते थे, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ पता है, कि दोनों पार्टी को पता ही नहीं था, तो सब्जेक्ट मैटर में गलती हो गई थी। इसलिए बायलैटरल यहाँ पे ज्यादा रेलिवेंट आंसर रहेगा कि बायलैटरल मिस्टेक हो गई है। यूनिट नंबर 3 से हमारा सवाल है ये, है ना। अगर बाद में साक्षी ने रिक्वेस्ट किया कि भैया आपको आप ना मेरे को फ्लैट नंबर ए दे दो, ब्लॉक ए मेरे को दे दो, तो यहाँ पे बोला गया कि क्या तनिषा लाइबल है हैंड ओवर करने के लिए ब्लॉक ए साक्षी को? द आंसर इज नो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो साक्षी रिक्वेस्ट कर सकती है बट तनिषा को बाउंड नहीं कर सकती कि आपको देना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे तो सर एम्प्लॉयर ने इंड्यूस किया एम्प्लॉई को लेस देन मार्केट वैल्यू में प्रमोशन सिक्योर किया। तो ये देखो ये ग्रीन मार्क जो है ना, ये सब मेरे क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, टेलीग्राम से तुमने अब तक कर लिया होगा, मार्किंग कर लेना वहां पे जाके क्वेश्चन नंबर 42। और ये हमारे यूनिट नंबर 3 का ही सवाल है, दोनों क्वेश्चन यूनिट 3 से आए थे, 7 नंबर के आईसीए का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं सर, यहाँ पे देखो क्या इंड्यूस किया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया तो आगे इंपैक्ट तुमको इफेक्ट तुमको पता ही है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडरी का सवाल है, मेरे लिए एक्सपेक्टेड था कि एग्जाम में भी आएगा बट एमटीपी में ही आ गया है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि भैया 50,000 इक्विटी शेयर होल्ड किया है, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है, टोटल शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए का है। अब जो सामने वाली कंपनी है शेडो इवनिंग, इसके पास कितने इक्विटी शेयर है? 25,000 इक्विटी शेयर है। अरे सर मोर देन नॉट मोर देन वन हाफ हमारा होना चाहिए वोटिंग पावर का। वोटिंग पावर का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सर हमको तो मैंने बताया कि भैया वोटिंग पावर का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 25,000 किसी कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल है तो क्या वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी? तो आंसर इज नो, क्योंकि हमारे पास तो भैया वोटिंग पावर 50,000 इक्विटी शेयर को काउंट किया जाएगा। क्या हम प्रेफरेंस शेयर को काउंट करेंगे वोटिंग पावर में? ना, आंसर इज नो, प्रेफरेंस शेयर को हम वोटिंग पावर में काउंट नहीं करते अनलेस एंड अनटिल प्रेफरेंस शेयर वालों का भी वही वोटिंग पावर रहे जो इक्विटी वालों का है। तो प्रेफरेंस शेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। दूसरे पॉइंट पे बोल रहा है वेदर योर आंसर विल बी डिफरेंट। अगर शेडो के पास 25,000 इक्विटी शेयर है और 5,000 प्रेफरेंस शेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो अभी भी सेम है कि भैया होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप यहाँ एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। फिर मैंने बोला बताओ 5 एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, क्वेश्चन नंबर 17, एसोसिएशन ऑफ 2 या 2 से ज्यादा पर्सन। बहुत बच्चा क्वेश्चन है, अनएक्सपेक्टेड था, ऐसे सी कैटेगरी क्वेश्चन एमटीपी में ही आते हैं, एग्जाम में नहीं आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का है ये भैया हमारे क्वेश्चन बैंक में नहीं है, यूनिट नंबर 1 का सवाल है सोगा का। यूनिट नंबर 1 ये बोलता है कि रजनीकांत ने एग्री किया कि वो कोई स्पेसिफिक गुड्स बेचेगा जो शिप से आ रहे हैं। अरे शिप से आ रहे हैं मतलब कंटिंजेंट गुड्स हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आए हो भी सकता है नहीं आए भी हो सकता है। तो कंटिंजेंट गुड्स मतलब एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट कब होता है? सेल में। जब वो कंफर्म हो जाए कि हाँ अब तो माल आ गया है,
तभी तो तुम एग्रीमेंट टू सेल को सेल में कन्वर्ट करोगे। अगर शिप नहीं आ पाया, शिप डूब गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट तो सर वॉइड हो जाएगा ना। तो भैया यहाँ पे बोला गया कि जहाज तो आ गया, शिप तो अराइव आ गया, लेकिन उसमें सामान नहीं मिला। जो चित्रन जी को जो भैया सामान चाहिए था वो सामान मिला नहीं, उसने मार्केट से जाके लिया हायर प्राइस पे, तो क्या वो डैमेजेस ले सकता है? द आंसर इज नो सर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई। भैया जब प्रॉपर्टी मेरे पास ही नहीं आई, मतलब मैं तो अपना मालिक ही, तेरे को मालिक जब तक मैं नहीं बना पाऊंगा तब तक मैं तेरे को कैसे, तेरे को डैमेजेस दूं? मैं लाइबल कैसे हो गया? अरे मेरे पास तो यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई ना, क्योंकि शिप तो आ गई लेकिन माल ही नहीं आया। कंटिजेंट गुड्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अच्छा सर, 4 नंबर का सवाल था। फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि यहाँ 3 मार्क्स के लिए क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, गन पॉइंट पे लिया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से पहले, तो माना जाएगा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बेटर टाइटल ट्रांसफर होगा। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल का एक्सेप्शन याद आया क्या? ये उसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का है। फिर मैंने बोला ये भी सवाल देखो नया है कि कंपनीज के एक्ट में बताओ कि भैया यहाँ पे शेयर्स का नेचर बताओ, उसका ट्रीटमेंट बताओ एज मूवेबल प्रॉपर्टी, और नंबरिंग का पॉइंट भी बताओ। ये पॉइंट बहुत अच्छा था। देखो यहाँ पे तुमको क्या क्या आंसर लिखना पड़ेगा, नेचर ऑफ शेयर्स पूरा लिखना पड़ेगा, शेयर एक इंटरेस्ट है ये भी लिखना पड़ेगा, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है नंबर करना पड़ेगा। ये अलग ही है भाई, आज तक कभी कहीं नहीं आया। 2018 से लेकर 25 तक का सारे क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन बैंक में कवर्ड अप है, बट स्टिल ये वाला क्वेश्चन वहां पे शामिल नहीं है, मतलब ये कभी आया ही नहीं है। तो ये सवाल अच्छा सवाल है। ये सवाल तो सर बन जाता, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे एलएलपी में बोला कि क्वालिफिकेशन बताओ, पार्टनर का क्या रहेगा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जब रिड्यूस हो जाता है तब क्या इंपैक्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर बताओ। सब तुमको क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर, एक्स वाई जेड यहाँ पे पर्सनल प्रॉफिट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना पता है कि आपने पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे वो ले लिया, माल ले लिया, और आप अपने पर्सनली जाके यूज कर रहे हो, क्या फॉर्म लाइबल होगी पैसा देने के लिए? द आंसर इज यस, क्योंकि भैया पार्टनर अगर पर्सनली लेके जा रहा है, इससे सामने वाले को क्या फर्क पड़ना है? भैया वो पार्टनर है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डील कर रहा है, जनरल कमर्शियल बिजनेस था, टिम्बर खरीदना बेचना, सामने वाला तो माल बेचेगा। अब तू अपने घर लेके जा या कहीं लेके जा, फॉर्म लाइबल होगी, तो फॉर्म क्या लाइबल रहेगी? द आंसर इज यस। क्या आंसर डिफरेंट होगा? अगर पार्ट आप फॉर्म को देते हो, पार्ट आप घर लेके जाते हो, द आंसर इज नो, फॉर्म तो पूरे के लिए लाइबल होगी। लेकिन ये वाला सवाल सर 2018 का क्वेश्चन है, यहाँ मार्किंग के मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है कि ये वाला सवाल इंस्टीट्यूट ने आज तक एग्जाम में नहीं दिया। 2018 का सवाल 2025 में आया है एज इट इज, उससे पहले कभी कहीं देखने को नहीं मिला। तो मेरे क्वेश्चन बैंक में तो ये सवाल कवर्ड अप है, हमने तो देखा है, हमने तो पढ़ा है। तुमने देखा था क्या पहले कहीं पे? मेरा क्वेश्चन बैंक नहीं किया तो नहीं देखा होगा, क्योंकि ज्यादातर फैकल्टीज 2018 के क्वेश्चन डालते ही नहीं है। उनको लगता है क्वेश्चन बैंक मोटी हो जाएगी, प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, क्यों डालना 2018 के क्वेश्चन? तो भैया देख लो आ रहा है एग्जाम में। हालांकि चलो सर आगे बढ़ते हैं। नौमी यहाँ पे देखो क्रेडिटर क्या, ये अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 में मिल जाएगा तुमको कंपनीज एक्ट का। क्या क्रेडिटर डायरेक्टली शेयर होल्डर का गला पकड़ सकता है क्या अनलिमिटेड कंपनी के केस में? द आंसर इज नो। अरे अनलिमिटेड कंपनी का एक ही क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन बैंक में, वही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने यहाँ एमटीपी में दे दिया, तुमको दिख जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 29 अभी तक तुमने कर ही लिया होगा। ये सवाल तो सर अभी अभी एग्जाम में भी आया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बहुत सारा हो, सेक्शन 8 कंपनी को प्रॉफिट में यहाँ पे डिविडेंड बांटना है, क्या बांट सकती है क्या? द आंसर इज नो। तुम अच्छे से कर लोगे, क्वेश्चन 3 मार्क्स का सवाल है, बच्चा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तो तुमको क्वेश्चन नंबर 2 में मिल जाएगा यूनिट 1 के। लेकिन भैया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट आज तक एग्जाम में नहीं आया था, अभी इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया, बताओ ये क्या होता है? जो हमारे लिए इररिलेवेंट है, कभी मैं इंपॉर्टेंट में मार्क भी नहीं करवाता कि ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बट एग्जाम में आ गया तो थोड़ा तो पता होना चाहिए कि चांद कहां से निकला है, ऐसा जवाब ना निकले, है ना। अच्छा सर, फिर मैंने बोला कि राहुल ने यहाँ पे जूट बैग्स खरीदा, बोला परचेजर को, बोला कि देख मेरे को बैग बनाने हैं, है ना, तू मेरे को माल सप्लाई कर देना 25 तारीख तक। क्यों? क्योंकि 2 दिन लगता है माल को मैं इंस्पेक्ट करूंगा। उसने माल सप्लाई किया 27 तारीख को, इंस्पेक्शन का टाइम मिला नहीं। क्या राहुल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? बिल्कुल कैंसिल कर सकता है सर, क्योंकि उसने साफ साफ बोला था कि मेरे को माल टाइम पे चाहिए, टाइम पे नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। अच्छा यहाँ पे ये वाला सवाल तुम्हारे लिए 23 में मिल जाएगा यूनिट नंबर 4 में। फिर मैंने बोला कि काजल जो है ये वाइफ ऑफ अजय है जो लुनेटिक है, पागल है, बीवी पागल है। अरे सर बीवी पागल है बोल रहे हो? मेरी नहीं भाई, किसकी बीवी पता है? काजल, काजल वाइफ ऑफ अजय, अजय की बीवी पागल है। उसने जाके डायमंड का सेट ले लिया,
उधारी में लिया, क्या पति लाइबल होगा पैसा देने के लिए? तो भैया यहाँ पे जिसने माल सप्लाई किया, नेसेसरीज के लिए लाइबल होता है, पूरा नेसेसरीज का लॉ लगेगा। सिमिलर क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा यूनिट 3 का। यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 37 देख लेना कि सप्लाईज ऑफ नेसेसरी इनकेपेबल पर्सन को, जो लुनेटिक है वो इनकेपेबल माना जाएगा। इनकेपेबल पर्सन को अगर किया गया है तो प्रॉपर्टी में से पैसा ले सकते हैं, लेकिन ये तो पागल है, इनकेपेबल तो है लेकिन डायमंड खरीद रही है दादा, डायमंड खरीदने में पैसा नहीं मिलेगा, नेसेसरीज में अकाउंट नहीं होगा। सर समझ में आ गया। तो प्रेजेंटमेंट कब जरूरी नहीं है, ये वाला सवाल मेरे को एग्जाम में आने के चांसेस लग रहे थे, बट एमटीपी में आ गया है, तो ये अब एग्जाम में तो नहीं आने वाला, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से सिग्निफिकेंसेस है? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करता है कि भैया सिग्निफिकेंस बताओ। तुमको एक बात बताऊं क्या, ये वाला सवाल देखिए मैं और श्योर हो गया हूं कि इस बार टाइप्स ऑफ लॉज एग्जाम में आएगा। टाइप्स ऑफ लॉज एग्जाम में देखने को मिलेगा आईआरएफ में से, बाकी देखते हैं भगवान जाने, है ना। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे टेक्नीशियन ने सजेस्ट किया कि भैया स्प्लिट एसी ले लो 1 टन का, तो यहाँ पे आपने सेलर की रिकमेंडेशन पे मान लिया, पर्पस बताया था, रिकमेंडेशन उसके स्किल या जजमेंट पे रिलाई किया, और उस पे वो डीलर है, तो भैया सेलर लाइबल होगा अगर वो एसी 1 टन का आपने लेने के बाद में काम नहीं कर रहा है तो। 7 नंबर का सवाल है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 16 में मिल जाएगा यूनिट नंबर 2 में। यहाँ पे देखो, राइट टू हैव बिजनेस वाउंड अप, पार्टनरशिप का सवाल है जो आज तक कभी देखने को नहीं मिला, ये ग्रीन मार्क। राइट टू हैव द बिजनेस वाउंड अप एंड सरप्लस डिवाइडेड, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग अप क्या रहेगा, और एप्लीकेशन ऑफ फर्म का डेट या फिर पार्टनर का डेट की बात करें ना, तो इसका सॉल्यूशन तुमको मैं दिखाऊं कि ये देखो, तुमको ये पूरी चीजें एग्जाम में लिख के आनी पड़ेगी। राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी की भैया ट्रांजैक्शंस खत्म नहीं हुए उसके लिए पार्टनर को लाइबल बना सकता है। मोड ऑफ सेटलमेंट दिया नहीं है, और लास्ट पॉइंट दे दिया 49, मतलब 47 46 दिया, 47 दिया, 48 नहीं दिया, 49 एग्जाम में दे दिया। तो भैया सिर्फ मोड ऑफ सेटलमेंट को छोड़ के बाकी तीनों दिया है ना, एग्जाम में मोड ऑफ सेटलमेंट आने के ज्यादा चांसेस हैं। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसलिए वीडियो देखना जरूरी है, वरना ये पीडीएफ शेयर करके भी मैं तुम्हारा काम आसान कर सकता था, बट मैं जो कह रहा हूं कमेंट्स, वो तुमको पीडीएफ में कौन बताएगा। सही बात है सर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है और उसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, ये भी आज तक एग्जाम में कभी आया नहीं, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। गारंटी ये चीजें हैं, गारंटी देखो, ये गारंटी के बारे में पूरी बातें बतानी पड़ेगी कि देखो गारंटी में ये होता है, और उसका तुमको फीचर्स समझाना पड़ेगा। फीचर्स क्या है सर, देखो पर्पस क्या है, कंसिडरेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था पूरे एमटीपी में। बताओ मेरे को ये वाला सवाल ना पसंद आया, पर्सनली बोलूं तो मेरे को ये वाला सवाल नया भी था और पसंद भी आया, अच्छा सवाल था, अनएक्सपेक्टेड था कि 6 नंबर के लिए इंस्टीट्यूट पूरे फीचर्स पूछ लेगा, क्या अच्छा सवाल था, एग्जाम में भी आ सकता है एज इट इज। अच्छा सर, फिर मैंने बोला कि यहाँ पे भैया आपने एजेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, एजेंट मर गया, क्या प्रिंसिपल उसको एनफोर्स कर सकता है? द आंसर इज यस सर, एजेंट को मिला मतलब प्रिंसिपल को मिला, मान लिया जाएगा, तो बिल्कुल किया जा सकता है। 7 नंबर का सवाल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बनाया गया है। डिलीवरी एसेंशियल है, पिछले बार भी डिलीवरी का सवाल आया था 3 मार्क्स के लिए, मेरे को लगा नहीं था दोबारा देगा, इसलिए एमटीपी में दे रहा है। एमटीपी में दे रहे हैं मतलब चांसेस कम है कि दोबारा एग्जाम में आए, सच बता रहा हूं, बाकी देखते हैं, है ना। तो बताओ रेटिफिकेशन के बारे में बताओ, बताओ कौन पर्सन रेटिफाई कर सकता है विदाउट हिज अथॉरिटी, और इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन क्या रहेगा। ये सवाल भी देखो नया है, आज तक क्वेश्चन बैंक में देखने को नहीं मिला, तो हमको ये वाला सवाल का आंसर मिलेगा राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट्स डन बाय हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, हमको ये लिखना पड़ेगा। और वैलिड रेटिफिकेशन कब कब होता है, हमको ये भी सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये वाला सवाल भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पसंद में आया, है ना। मेरे को ये वाला सवाल भी बढ़िया पसंद आया, और ये वाला सवाल अच्छा सवाल में कंसीडर करूंगा मैं, है ना। तो ये सवाल भी थ्योरी क्वेश्चन का सवाल था और अच्छा सवाल है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, तो एनफोर्सिबिलिटी की बात करें ना, देखो ऑक्शन सेल की बात कर रहा है, एनफोर्स कब होता है, तो पूरे रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, है ना। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 21 में तुमको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे, बट इस बार ये मैंने ग्रीन मार्क इसलिए किया क्योंकि डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया, तुमको उस आंसर के अंदर इसके आंसर मिल जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट सवाल नहीं दिया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर ये जो है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको कहां पे क्या क्या मार्किंग करनी है, वो वाले क्वेश्चन बैंक में जाके इनकी मार्किंग्स कर लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। होगा तो कल ये पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, आज तुम ये कमेंट्स मेरे सुन लो और कमेंट सुन के इसको इनकॉर्पोरेट कर लो। डन 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 सर, बाकी हम फिर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।